साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि कल हमने गेट बी के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस किया और मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पेपर डिजाइन हुआ है और यहाँ से हमारी आईसीएमआर जेआरएफ 2023 की जो तैयारी है वो हमारी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को समझा, कुछ वहाँ पे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे, उन सब चीजों को हमने समझा है। अब हम यहाँ पे दूसरे पार्ट में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो आपके दोबारा एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम देखते हुए इस पर्टिकुलर चीज को खत्म करेंगे। तो इसको वो बहुत अच्छे से इसका नोट डाउन करते जाइएगा, अपनी एक रजिस्टर बना लीजिए जहां पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं उसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ताकि नेक्स्ट एग्जाम जब आप देने जाएं तो उसके कुछ दिन पहले क्या कर सकते हैं कि आप उसको मतलब एक शॉर्ट नोट्स टाइप का रहेगा कि आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहेंगे वो आपको लास्ट मोमेंट पे आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक मैचिंग का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसके बिना मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपका बायोलॉजी का पेपर बनता है। और इवन रिसेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे आए हैं, चाहे वो सीएसआईआर हो, डीबीटी हो, गैट भी हो। तो सबसे पहले अगर आपको ये पता होगा, टर्नर सिंड्रोम के बारे में हमने ऑलरेडी कई बार चर्चा किया था डीबीटी के टाइम पर। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये बेसिकली आपके फीमेल में होता है और ये जो कंडीशन आपकी अराइज होती है वो 44+XO कंडीशन होती है। तो यानी कि मुझे क्या करना है, बी का मुझे थर्ड से मिला देना है। अब ऑप्शंस मेरे को यहाँ पे दो ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है। क्लाइन फिल्टर जो होता है ये आपका मेल में होता है, ये चीज आपकी लर्निंग वाली है तो आपको इस पे कमांड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपका मेल में होता है तो आप इसको देख सकते हैं, XXY कंडीशन यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। सी का पहला ऑप्शन जो कि एक ही ऑप्शन में रखा है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम की वजह से होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल यहाँ पे आपके 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप 44+XX कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो आपका थैलीसीमिया होता है ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ये चार्ट को पर्टिकुलर आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है और इसको मतलब डेली रिकॉल करते रहना है। और जितने भी सिंड्रोम मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, जिसमें आपके लिए डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, इसी तरीके से आपका एडवर्ड होता है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो आईसीएमआर हो, डीबीटी हो और कोई भी आपका एग्जाम होगा। इसके अलावा क्राइडू चैट मैंने आपको बताया है। ठीक है, जैकब सिंड्रोम है, इस तरीके के जितने सिंड्रोम है ऑलरेडी इस चैनल पे ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। तो उनको क्या करना है, उनको आपको तैयार करना है ताकि एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चंस को गलत ना करें। इसके बाद एक क्वेश्चन जो मुझे ठीक लगा है, जैसे प्लांट के बारे में पूछा है कि विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे आर ग्रोन, को हम क्या कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर आपका टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि आपका सोमा क्लोन इसका आंसर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्विंस वगैरह की स्टोरी नहीं होती है प्लांट में, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लांट यहाँ पे नहीं होगा और इसका जो बेटर आंसर बनेगा वो आपका सोमा क्लोन्स होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बार बार बोला है कि कार्बोहाइड्रेट, ये सारे से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर आप इसको ट्रेस करना चाहें तो जैसे ग्लाइकोजन जो होता है, आपको दो चीजें मैंने आपको बताई थी कि जो आपका स्टार्च होता है और दो चीजें होती हैं, एक आपका ग्लाइकोजन होता है। तो जो आपका फूड को स्टोरेज किया जाता है या ग्लूकोज का जो स्टोरेज होता है, प्लांट के केस में वो आपका स्टार्च के फॉर्म में होता है और ग्लाइकोजन जो होता है वो आपके एनिमल्स में पाया जाता है। यानी कि हम जो ग्लूकोज का स्टोरेज करते हैं वो हम किस फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मैचिंग लगाने पर जाएंगे तो ग्लाइकोजन चूंकि एनिमल में किया जाता है तो इसीलिए इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनिमल स्टार्च, तो क्या आंसर करेंगे, ग्लाइकोजन करेंगे। और इसके अलावा जो आपका जो आपका स्टार्च होता है, अगर आप स्टार्च की ब्रांचिंग पे जाएंगे तो ये दो चीजों से मिलकर बना था, जो कि आपका एमाइलोज था और एक आपका एमाइलोपेक्टिन था। यानी कि एमाइलोज जो है ये आपका प्लांट स्टार्च हो जाएगा। अब आप इसको मिलाने का प्रयास करिए। ए का मुझे फोर्थ से मिलाना है, दो ऑप्शंस में दे रहा है, ये मेरा कैंसिल हो गया। बी का मुझे थर्ड से मिलाना है, यहीं पर मेरा क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो गया। तो यानी कि जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा अगर आपने सुक्रोज पढ़ा होगा तो सुक्रोज जो होता है ये आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है, ये भी याद रखिएगा। जो आपका ग्लूकोज होता है वो अल्फा कन्फर्मेशन में होता है और जो फ्रक्टोज होता है वो आपका बीटा कन्फर्मेशन में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो माल्टोज होता है वो आपका अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि जो ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जब भी आप इन सब चीजों को पढ़ेंगे, आप लिंकेज जरूर पढ़ेंगे कि किसमें कौन सा लिंकेज होता है, जैसे काइटिन हो गया, स्टार्च हो गया, इन सब में कैसा लिंकेज है वो भी क्वेश्चन एग्जाम में डराइव किया जाता है। अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, उसको हम जिक्र करेंगे। इंटाइन इज द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन, ये किसका बना होता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि इसके रिगार्डिंग मैंने आपको ज्यादा नहीं पढ़ाया है, बट यहाँ पे इसका जिक्र आया है और कुछ जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, जो कि आपका स्पोरोपोलिन है, ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल कंपाउंड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसको हम समझ लेते हैं।
तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक एनसीईआरटी में जाता हूँ जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये आपके जनरली स्पेरिकल शेप्ड होते हैं और 25 से 50 इनका माइक्रोमीटर इन द डायमीटर, मतलब इनकी जो डायमीटर होता है वो 25 से 50 होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें दो लेयर पाई जाती हैं, हार्ड जो होती है वो आउटर लेयर होता है जिसको हम एक्साइन कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, पॉलन ग्रेन में आपके जर्म पॉलेंस वगैरह होते हैं तो इसको बहुत ही सिक्योर फॉर्म में रहना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आया और उसको मतलब डिस्क्रेट कर दिया या उसको खराब कर दिया। तो यानी कि जो इसकी आउटर लेयर है वो मेरी क्या होनी चाहिए, वो मेरी हार्ड होनी चाहिए। अब हार्ड कैसी होगी, और इसी आउटर लेयर को मैं क्या बोलता हूँ, एक्साइन बोलता हूँ। समझ में आ रही है, जो एक्सोजिनस पार्ट हो गया उसी को एक्साइन कहते हैं। अब चूंकि मुझे ये हार्ड बनाना है ताकि कोई भी चीज इसको डिग्रेड ना कर सके, क्योंकि अगर ये डिग्रेड होगा तो इसका जो इंटरनल का जो कंटेंट है वो लीक आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका हार्ड कंटेंट जो होता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर केमिकल होता है जिसको हम स्पोरोपोलिन कहते हैं। स्पोरोपोलिन बोलते हैं, जो कि आपका विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आपका आज तक का नोन है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट केमिकल जो आज तक नोन हुआ है वो कौन सा है, तो वो मेरा स्पोरोपोलिन है। अब ये क्या है, इट कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली, यानी कि अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली टेम्परेचर कुछ भी दोगे लेकिन ये डिग्रेड नहीं होगा। समझ रहे हैं, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये बात लिखी गई है, नो एंजाइम दैट डिग्रेड द स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन, यानी आज तक कोई भी ऐसा एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके। पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपरेचर होता है जिसको हम जर्म पोर कहते हैं, जहां पे पर्टिकुलर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, मतलब जहां से वो थोड़ा सा एक लेयर होती है जो एक पर्टिकुलर एपरेचर होता है एक्साइन के पास में, उस जगह पे जर्म पोर होती है जहां पे एंट्री करता है आपका जो भी फर्दर प्रोसेस होता है, वहां पर केवल स्पोरोपोलिन नहीं होता है। तो बस आपको इतनी कहानी याद रखनी है। और जो आपका पॉलन ग्रेन होता है आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल्स के तरीके रखे जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। तो इस पैराग्राफ में आपके कई सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। अगर मैंने पूछा कि फॉसिल्स में मैं पॉलन ग्रेन को यूज कर सकता हूं, क्यों कर सकता हूं, उसका एक आंसर स्पोरोपोलिन। कौन सा आपका मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकल है, मैं क्या आंसर करूंगा, स्पोरोपोलिन करूंगा। ठीक है, आउटर में मुझे क्या चाहिए, मुझे हार्ड बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे स्पोरोपोलिन चाहिए। इसके अलावा स्पोरोपोलिन कहाँ पे नहीं होता है, जर्म पोर जहां पे होता है वहां पे स्पोरोपोलिन नहीं होता है। और अगर मैं हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली का ट्रीटमेंट दूंगा तो कौन सी ऐसी लेयर है जो रेजिस्टेंट रहेगी, वो स्पोरोपोलिन होगा। इसके बाद आपका कोई ऐसा एंजाइम जो मेरा डिस्कवर नहीं है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सकता है। तो कुल मिला के ये एक तरीके का राजा आदमी है, इसको कोई कुछ नहीं नुकसान कर सकता है। तो ये पर्टिकुलर आप याद रखेंगे। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो आपके एग्जाम में एग्जाइन जो होता है वो एक्सिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। तो खैर ये आपकी अलग स्टोरी है जब आप इसको डिटेल में समझेंगे। बाकी अब अगर मैं आउटर लेयर की बात हो गई, अगर मैं इनर लेयर की बात करता हूं, तो अगर मैंने आउटर लेयर को एक्साइन कहा है तो इनर लेयर को मैं क्या कहूंगा, इंटाइन कहूंगा। सिंपल सी कहानी है, जो अंदर की लेयर है। अब ये जो आपकी इंटाइन होती है ये आपकी थिन होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है जो कि सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। यहीं से आपका क्वेश्चन ड्राइव हुआ है जो कि आपका पूछा गया है। ठीक है, बस इतनी कहानी है। बाकी बहुत दिल करेगा, मजा आया होगा तो जाके एनसीईआरटी में इसको पॉलन ग्रेन्स पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलेगा। बाकी आईसीएमआर की जो तैयारी अब हम करना स्टार्ट करेंगे उसमें मैं ये सारी चीजों को आपके करा के भेजूंगा, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए अपना आंसर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इंटाइन यानी कि जो आपका इनर वॉल है वो किसका बना होता है, तो यानी कि वो मेरा सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना होता है। और यही चीज अगर आपका स्पोरोपोलिन जब होगा, ये आपके एक्साइन यानी कि जो आउटर लेयर होती है वहां पे स्पोरोपोलिन होता है। तो आज से ये क्वेश्चन को भी हम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आईसीएमआर जीआरएफ में आने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात है स्पोरोपोलिन के बारे में आज आपको पता चला। ठीक है, जो आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहां तक कहानी हो गई। ठीक है, अब अगर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन जो था इसके बारे में हमने ऑलरेडी डीबीटी का जो क्रैश कोर्स चलाया था 2020 का, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपको एक ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी बनाना है तो हम क्या करते हैं, तो हम सीडीआर रीजन जो होता है वो माउस का लेते हैं और जो अदर रीजन होता है वो मेरा ह्यूमन का होता है। तो ये इसका रिपीटेड क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है तो मैं इस पे बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका और अच्छा पूछा गया है जो कि बहुत ही बेसिक है, कि जीन है उसका एक्सप्रेशन हेल्प करता है, a gene whose expression help to identify transformed cells। तो हम उसको क्या कहते हैं, जब आपने रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पढ़ा था तो वहां पे क्या होता था कि वहां पे एक ट्रांसफॉर्म सेल्स होती थी जिसमें आपने जीन को इंसर्ट किया है, और एक आपकी नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स थी। तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करते थे, तो उसके लिए मुझे एक सेलेक्टेबल मार्कर जीन चाहिए था, याद आया।
समझ में आ रही है बात? सेलेक्टेबल मार्कर बहुत ही आसान ऑप्शन था। इसके अलावा हाउसकीपिंग जीन जो होते हैं, ये आपके जो हमेशा एक्सप्रेस होते हैं, उनको हम हाउसकीपिंग जीन कहते हैं, जो मैंने आपको लैक ऑफ न्यूरॉन में पढ़ाया था। याद आया? जैसे आप कभी भी हाउसकीपिंग जीन में आप किसका नाम लोगे? गैप डीएच का नाम लोगे। जब आप कभी एक्सपेरिमेंट भी करते हो क्यूपीसीआर या आपने वेस्टर्न ब्लॉट, कभी आपका लैब का एक्सपोजर होगा, तो हम हमेशा क्या करते हैं, गैप डीएच हो गया, बीटा एक्टिन हो गया, इन जीन को क्या करते हैं, एज अ कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं। मतलब चूंकि ये आपका, इससे हम कंपेयर करते हो कि ये आपकी नॉर्मल हर सेल जो होती है वो एक्सप्रेस करती हैं। समझ रहे हैं? तो ये कहानी याद रखिएगा। बाकी रेगुलेटरी, स्ट्रक्चरल, ये आपकी लैक ऑपेरॉन की स्टोरी हो जाएगी, तो उससे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा आपका बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आपका टिपिकल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है, द फेजेस इन विच सेल अडॉप्ट टू ग्रोथ कंडीशन एंड आर मेटाबॉलिक एक्टिव है बट डिवाइड नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा जो आपका बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व होता है, वहां पे 3 स्टेजेस होती हैं, लैग, लॉग, और एक आपका लास्ट में शायद जो होता है वो स्टेशनरी या डेथ फेज जो भी कह सकते हैं। तो बेसिकली लॉग फेज में क्या होता है, यहाँ पर जो सेल्स होती है वो एक्सपोनेंशियली डिवाइड करती है, यानी कि मान लीजिए कि 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, ये वाली स्टोरी मेरी लॉग फेज में आती है। लेकिन लैग फेज जो होता है, ये कंडीशन क्या होती है, इस कंडीशन में आपकी सेल्स तो एक्टिव है, मेटाबॉलिक एक्टिव है, लेकिन आपकी डिवाइड नहीं कर रही है। समझ रहे हो? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा ही क्वेश्चन, जब आप सेल साइकिल पढ़ते हैं, तो वहां पर जब आप जी नॉट स्टेज पढ़ते हैं, तो वहां की भी जो सेल्स होती है वो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिव होती है, लेकिन डिवाइड नहीं करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप वहां से भी कोरिलेट कर सकते हैं। अगर मुझसे सेल साइकिल में मुझसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी स्टेज थी जहां पे आपकी सेल्स जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिव है लेकिन डिवाइड नहीं कर रही है, तब मैं क्या आंसर करूंगा, मैं जी नॉट फेज को आंसर करूंगा, जो कि अभी रिसेंट में ही आपके डीबीटी जीआरएफ के क्वेश्चन पेपर में हमने इसको डिस्कस किया है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको समझे रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन से क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ पे आपसे 2 स्टेटमेंट कह रहा है कि द टी डीएनए रीजन ऑफ ए नेचुरल अकरिंग, जो आपका टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम कंटेन जीन फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट हार्मोन। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, जो आपके प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन वगैरह थे, ये कहां पर थे, उसके टी, आपका टीआई प्लाज्मिड था। मान लो इतना बड़ा टीआई प्लाज्मिड था, ठीक है, तो इतने दूर में ही तो टी डीएनए रीजन था, और इसी टी डीएनए में आपके ऑक्सिन और साइटोकाइन के जीन अवेलेबल थे। तो यानी कि मैं क्या कहूंगा, ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। इसके बाद वायलेंस जीन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम आर प्लेस्ड ऑन ए हेल्पर प्लाज्मिड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ बाइनरी वेक्टर सिस्टम फॉर प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 तरीके के मेरे वेक्टर थे, एक मेरा बाइनरी वेक्टर था और एक मेरा को इंटीग्रेशन वाला वेक्टर था। को इंटीग्रेट वाले में मैंने क्या किया था, सब चीजों को एक में मिला दिया था, एक बड़ा सा लार्ज वेक्टर बना था, जो इसका ड्रॉबैक भी सिद्ध हुआ था। और बाइनरी वेक्टर में क्या होता है कि इसमें मैंने क्या किया था, 2 डिफरेंट वेक्टर्स को मैंने यूज किया था। बाइनरी वेक्टर में मैंने वायलेंस वेक्टर जीन को एक अलग तरीके से यूज किया, जिसको मैं क्या कहता हूं, हेल्पर प्लाज्मिड के तरीके मैंने यूज किया था। याद आया? क्योंकि वायरस जो आपका ट्रांसफर होता है, जो टी डीएनए का ट्रांसफर होगा, वो टोटली डिपेंड करेगा विर जीन पर। और विर जीन्स जो वाले आपके होते हैं, ये टी डीएनए रीजन के बाहर होते हैं। यही क्वेश्चन आपके डीबीटी जीआरएफ में पूछा गया था इसी साल, और उसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट जो होगा वो मेरा ट्रू होगा। तो यानी कि अगर मैं कहना चाहूं, तो मुझे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपके ट्रू हैं। तो समझ में आ रही है कहानी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए जुड़े हैं या अगर आप पुराने भी जुड़े थे और आपने टी डीएनए को नहीं सही से पढ़ा है, नहीं सही से जान पाए हैं, तो उसको दोबारा से देखिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक जो है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। चाहे वो आईसीएमआर हो, डीबीटी हो, सीएसआईआर हो, हर जगह आपको इससे क्वेश्चन जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन जो है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम जो होता है, आप जब, मैं इसको आपको जब डीएनए रिपेयर सिस्टम शायद मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपका डिजीज होता है जिसको हम जीरोडर्मा पिगमेंटोसम कहते हैं, ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसमें हालांकि ये जो बेस पेयर रिपेयर पाथवे के डिफेक्ट होने से आता है, तो बेसिकली ये आपका न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर पाथवे के डिफेक्ट होने से क्या आता है, मेरा जीरोडर्मा पिगमेंटोसम आता है। तो कुल मिला के इतनी कहानी याद रखिएगा, ठीक है? कहानी समझ में आ रही है? इसके बाद अगर हम बात करें माइक्रोग्लियल सेल्स, जो कि आपकी ब्रेन में होती हैं, फाउंड इन द ह्यूमन ब्रेन, रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ इनेट इम्यून सेल्स। तो कौन सी ऐसी होती हैं? तो बेसिकली ये जो सेल्स होती हैं, ये आपकी फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, और बेसिकली क्या होती हैं, ये मैक्रोफाज की ओरिजिन होती हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी फैगोसिटिक सेल्स होती हैं वो आपकी मैक्रोफाज डिराइव्ड होती हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इसके इसी पार्ट का जो पहला पार्ट हमने डिस्कस किया है, जहां पे हमने ऑस्टियोक्लास्ट की बात की थी। तो अगर मैं बोन के केस में जाऊंगा तो मुझे ऑस्टियोक्लास्ट मिलेगा, ब्रेन के केस में जाऊंगा तो माइक्रोग्लियल मिलेगा, लीवर सेल्स में मुझे कुफर सेल्स मिलेंगी, फिर मीजनग्लियल मिलेगी। इस तरीके से बहुत सारी आपकी सेल्स होती हैं। बेसिकली जो होती हैं ये आपकी क्या होती हैं, मैक्रोफाज होती हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, जब यहाँ पे बात आई है, इसको भी बहुत ही गहरे पॉइंट तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, मतलब इसको, मतलब बहुत अच्छे से समझिए।
जो आपका पूरा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है? अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करता हूँ, तो ये आपका एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। ध्यान से समझना, ठीक है? नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टोडर्मल होता है, लेकिन जो ब्रेन की केवल आपकी माइक्रोग्लियल सेल्स होती हैं, ये आपकी जो होती हैं, ये आपकी मेसोडर्मल होती हैं। लिख के ले लीजिए, दोबारा कहीं न कहीं एग्ज़ाम में आपका सामना हो जाएगा और ये जो क्वेश्चन है, ये आपका गेट 2020 या 21 में पूछा गया है, ठीक है? तो याद रखिएगा, एम से माइक्रोग्लियल और एम से मेसोडर्मल ओरिजिन। तो पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो मेरा एक्टोडर्मल है, लेकिन माइक्रोग्लियल सेल्स जो है वो मेरी क्या है, मेसोडर्मल है, ठीक है? तो यानी कि जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो मेरा मैक्रोफाज होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपका टूल्स एंड टेक्निक से पूछा गया है, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरफेरॉन गामा। आपको देखना है प्रोड्यूसिंग सेल इन द ब्लड सैंपल। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे क्या देखना है कि आपको कौन सी सेल्स जो है वो इंटरफेरॉन गामा जो रिलीज कर रही है। तो इसके लिए जो बढ़िया टेक्निक है वो आपकी एलिस पॉट है, जो कि इसका राइट आंसर बनेगा। हालांकि इसी तरीके का एक क्वेश्चन डीबीटी जीआरएफ में आया, जहां पे आप लोग कंफ्यूज हुए, एलाइजा सॉरी फ्लो साइटोमेट्री और एलिस पॉट दिया था, बट आप देखिए ना, यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर इंटरल्यूकिन के बारे में आपसे पूछा है, ठीक है? वहां पे उन्होंने CD4 के पॉपुलेशन को देखने को बता रहे थे, तो इस वजह से वहां पर हम क्या कर रहे थे, फैक्स कर रहे थे, फ्लो साइटोमेट्री कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एलिस्पॉट करूंगा। एलिस्पॉट का लेक्चर अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एलाइजा का भी लेक्चर मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करके रखा हुआ है। तो यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, कौन सा बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मेरा कौन सा एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, और ये एंजाइम मेरा एमओएफई प्रोटीन है, मॉलिब्डेनम और आयरन। तो देख लीजिए, कहीं पर रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है मॉलिब्डेनम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपको मेगा रिवीजन मैंने कराया था, वहां पे हमने होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड पढ़ा था। ये चार्ट आपको कहीं पर भी मिले तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जाएगा कौन सा आपका होमो है, कौन सा आपका हेटेरो है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो जो आपका हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है वो आपका एगारोज होता है, जिसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे जो मैंने डिटेल लेक्चर अवेलेबल कराया था, जहां पे हमने मेगा रिवीजन किया था, वहां पे एगारोज को मैंने हाईलाइट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी काइटिन जो होता है वो आपका होमोपॉलीसेकेराइड होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट ये आपका एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन का क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होमोपॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है? हेटेरोपॉलीसेकेराइड नहीं होता है। काइटिन अपने में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, जो उनके सक्सेसिव एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लाइकोजन जो है ये आपका एनिमल स्टार्च है, ऑलरेडी चर्चा कर लिया। और डेक्स्ट्रन भी जो होता है वो आपकी इसी सेलुलोज वाली कैटेगरी में उसमें आता है, ठीक है? तो ये पांचों चीजों को, चारों चीजों को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इम्यूनोलॉजी का है, टू कॉम्बैट अ सीवियर वायरल इन्फेक्शन व्हाट काइंड ऑफ इम्यून रिस्पांस आपको चाहिए। कहने का मतलब है, सिंपल सी बात है भाई, अगर बहुत कठिन वायरल इन्फेक्शन हो गया तो मुझे उससे लड़ाई करनी है, तो मुझे किसकी हेल्प चाहिए? सपोज दैट अगर मेरे पास ब्लैक कमांडो है और आर्मी है, ठीक है, और बहुत बड़े-बड़े दुश्मन आ गए हैं, तो हम सबको बुला लेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी एक को बुलाएँगे, कहेंगे नहीं भैया तुम ही आओ, तुम ना आओ। तो यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी भी मुझे चाहिए, ठीक है? कहने का मतलब यहाँ पर है कि आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको व्हाट काइंड ऑफ इम्यून रिस्पांस आपको चाहिए होगा, और आपके सीवियर वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो यानी कि हमें हाई पावर की चाहिए। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है, जो कि आपका नॉन स्पेसिफिक होता है। समझ में आ रही है बात? इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होता है कि आपके नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी आती है। तो यानी कि अगर आप इसको देसी भाषा में समझना चाहें, तो आप लोकल पुलिस को यहाँ पे नहीं बुलाएंगे, आप हाई कमांडो और ब्लैक कमांडो कह लीजिए, या आर्मी को बुलाएंगे। तो यानी कि जो हमारी आर्मी होगी, बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, जो कि आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी होगा, जो कि आपका बी सेल्स मुझे चाहिए होगा, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। और सेल इमीडिएट इम्यूनिटी में मेरी टी सेल्स का रोल होना बहुत ही आवश्यक है। हालांकि ये दोनों मिलकर काम करेंगी, अल्टीमेटली इन्नेट इम्यूनिटी की सेल्स को भी एक्टिवेट करेंगी। बट इसका जो बढ़िया आंसर आपका निकल कर आएगा, वो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ह्यूमोरल एंड इन क्या बोलते हैं, आपका सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो कहानी समझ में आ रही है? ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी से और पूछा गया है कि सिम्पटम ऑफ एलर्जी अटैक कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो एलर्जी का नाम जहां भी आएगा, तो अगर आपको एलर्जी को प्रिवेंट करना है, एलर्जी के लिए मास्ट सेल रिस्पॉन्सिबल है। एलर्जी के समय मेरी आईजीई एंटीबॉडी का लेवल बढ़ जाता है, या वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो अगर मैं इसी प्रोसेस को ब्लॉक कर दूं, यानी ब्लॉकिंग द अटैचमेंट ऑफ द आईजी एंटीबॉडी टू द मास्ट सेल, तो यानी कि जब मास्ट सेल्स का डीग्रेनुलेशन होता था, तो वहां से हिस्टामाइन रिलीज होता था। दोबारा से रिकॉल करा रहा हूं, ठीक है? अगर यही हिस्टामाइन नहीं निकलेगा तो क्या होगा, एलर्जी नहीं होगा। और एंटी एलर्जिक दवा के लिए जो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो वहां पे हमको एंटी हिस्टामाइन ड्रग की आवश्यकता होती है। तो समझ में आ रही है बात?
इसके बाद ये मैचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी विटामिन का चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये चार्ट भी आपके टिप पर होना चाहिए। अगर आप इसको मिलाने जाएंगे तो जैसे कि आपका थियामीन पायरोफॉस्फेट टीपीपी जो होता है, ये बेसिकली नाम से स्पष्ट है, विटामिन के जो आपके साइंटिफिक नेम होते हैं, बी1 का नाम ही थियामीन है, तो यानी कि सी का मैं 4 से मिला दूंगा। अगर मैं ऑप्शंस की तरफ जाता हूं तो मुझे एक ऑप्शंस पे रखा मिला है, बाकी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे एफएडी आपका राइबोफ्लेविन हो जाएगा, और बाकी चीजों को मिला के अपनी कॉपी में लिख कर और इसको अच्छे से क्या करिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन मैं कहूंगा, ऐसे मैचिंग में आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो कि मैंने आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आपको पढ़ाया था। और याद करिए, जब मैंने आपको मैक्रो और माइक्रो पढ़ाया था तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जितने भी आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो आपके सिंगल अल्फाबेट वाले थे, उसमें आपका नाइट्रोजन था, कार्बन था, ऑक्सीजन था। और जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट थे वो आपके डबल डिजिट वाले थे, याद आई, उसमें दो एक्सेप्शन था, वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो यानी कि जो आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहानी बनेगा, अगर मैं इसे ट्रेस करने जाऊं, तो नाइट्रोजन जो होता है वो मेरा मैक्रो न्यूट्रिएंट हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन को मैं किससे लगा दूं, मैक्रो से लगा दूं, तो मेरा ए का सेकंड कहाँ रखा है, एक ही ऑप्शन में रखा है। अब अगर इसको और क्रॉस चेक करना हो तो मैग्नीज को मैं माइक्रो से मिलाऊंगा, सी का 4 हो जाएगा, यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। सुक्रोज जो होता है ये मेरा आपका कार्बन सोर्स हो जाएगा, ठीक है। सुक्रोज जो होता है कार्बन का ही तो सोर्स है, तो फर्स्ट पे मिला दीजिए। और डी जो होता है मायोआइनोसाइटोल जो होगा, ये आपका ऑर्गेनिक सप्लीमेंट होता है। तो खैर वो पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी आपके इतनी इंफॉर्मेशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हर एक लेक्चर जो इस चैनल पे अपलोड किए गए हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपके ड्राइव हो सकते हैं। इसके बाद इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन और पूछा गया है कि साइटोकाइन रिलीज्ड इन द रेस्पॉन्स टू वायरस इन्फेक्शन। तो वायरस इन्फेक्शन के लिए जो आपकी निकलती है वो आपकी इंटरफेरॉन है, पर्टिकुलर इसका लेक्चर अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बनेंगे। इसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन से एक क्वेश्चन और आपका पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट फ्रॉम अमोनिया। तो ये आपका जो प्रोसेस होता है ये आपका नाइट्रिफिकेशन होता है। बाकी ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मैचिंग में जो आपके जितने भी आपके एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके मोड ऑफ एक्शन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको मिलाना है तो कैसे मिलाओगे, एम्पिसिलिन, ये बेसिकली आपका पेंसिलिन के तरीके ही होता है। तो जो पेंसिलिन होता है वो आपके सेल वॉल को इनिबिट करता है, तो सेल वॉल यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन, तो ए का मैं क्या करूंगा, थर्ड से मिलाऊंगा। तो इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस बाय डिस्टरप्टिंग पेप्टाइडोग्लाइकॉन क्रॉस लिंकिंग, तो यानी कि ए का थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, मेरे को सेकंड और थर्ड ऑप्शन मेरा कैंसिल हो गया, मेरे को पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, दूसरे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो आपका कैनामाइसिन होता है, ये बेसिकली आपके 30s सब यूनिट का इनिबिटर होता है, तो यानी कि बी का मुझे सेकंड से मिला देना है, तो पहला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। बाकी इसमें सारी आपके जो इनिबिटर्स हैं, मेटाबॉलिक इनिबिटर्स कह लीजिए या एंटीबायोटिक कह लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछते हैं। क्लोराम्फेनिकॉल बहुत ही फेवरेट है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी आपको कहाँ दी गई थी, किस लिए दिया गया था। तो ये आपका एडीए डिफिशियंसी के लिए था, 4 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए दिया गया था। और ये आईसीएमआर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, इसका लेक्चर मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको जाके देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों दी गई थी, क्या इसमें थेरेपी करते हैं, किस लिए किया गया था, ठीक है। एडीए डिफिशियंसी हुआ तो कौन सी आपकी इम्यून सेल्स खराब हुई थी, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट अ स्टेप इन द पीसीआर। तो यानी कि आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, तो जब आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं तो उसमें कौन सा स्टेप आप नहीं करते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में मुझे डिनेचुरेशन चाहिए, इलोंगेशन चाहिए, एनलिंग चाहिए, लेकिन मैं वहां पे लाइगेशन नहीं करता हूं, ठीक है। तो आपने यही तो पढ़ा होगा, सबसे पहले डीएनए को सेपरेट करना है, तो हाई टेम्परेचर पे मैंने डिनेचुरेशन कर दिया, फिर वहां पे एनलिंग होती है जब प्राइमर आके मिलते हैं, और उसके बाद एलोंगेशन या एक्सटेंशन होता है जहां पे वो क्या करता है, अपने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, के बारे में मुझे बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं कि आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द प्रोटीन। तो हालांकि देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइकोसाइलेशन होता है, लेकिन इनिशियल स्टेप होता है, ये मैंने आपको 1000 बार हटाया है, और जो फाइनल स्टेप होता है वो आपका गोल्जी बॉडी में होता है। तो सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ कि ग्लाइकोसाइलेशन के टर्म में जो आपका बेटर आंसर बनता है वो आपका गोल्जी बॉडी होता है। तो अभी इस क्वेश्चन ऑप्शन उतना भी गंदा नहीं है, बट इसको हम क्या करेंगे, होल्ड पे रखेंगे।
दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है, रफ ईआर से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जो हमने कहां पढ़ा, ट्रांसलेशन में पढ़ा। दैट विल आइदर बी इंसर्टेड इन द सेलुलर मेम्ब्रेन और बी सिक्रीटेड। तो बिल्कुल सही बात है, जो प्रोटीन आपकी बनेगी या तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रहेंगी या तो वो सिक्रीट आउट कर दी जाएंगी। तो ये जो होगा ये इसका बेटर ऑप्शन बनेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लोबुलर प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कुछ और सिंथेसाइज करेंगी। तो इसका जो बहुत ही बढ़िया आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमिनेंट जेनेटिक ट्रेट। तो डोमिनेंट जो होता है, बाकी चीजों को मैंने ऑलरेडी इसमें पढ़ाया है, सिकल सेल एनीमिया है, फलाना है, ढमकाना है। तो इसका जो आपका जो डोमिनेंट डिजीज होता है वो आपका हचिंसन डिजीज होता है। ऑलरेडी इसका लेक्चर अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यहाँ पे आता है, जो कि आपको बताया मैंने, ट्राई न्यूक्लियोटाइड के रिपीट्स होते हैं। कौन से ट्राई न्यूक्लियोटाइड? CAG। इसको आप याद करने के लिए काग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि आपका प्लांट टिश्यू कल्चर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड इन जनरल बी मोर क्या बोल रहा है, कंसीव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रूट्स फ्रॉम कैलस टिश्यू फॉर प्लांट अंडर इन विट्रो कंडीशन। यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे कैलस से रूट बनाना है, बस आपको इतना पकड़ना है। तो जब मुझे रूट बनाना है तो मुझे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, जो मैंने आपको बताया है कि रूट अगर मुझे बनाना है तो मुझे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। अगर मुझे शूट बनाना है तो मुझे साइटोकाइनिन ज्यादा चाहिए। और जब भी मैं इन दोनों के लेवल को बराबर कर दूंगा तो कैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बस मुझे रूट बनाने को कह रहे हैं तो मैं हायर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन ले लूंगा, यानी कि जो मुझे लेना है, मुझे ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा रखना है। फिर इसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस फॉर टाइप सेकंड पी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल किया है। हालांकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपके 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, उनका क्लासिफिकेशन जरूर पढ़िएगा। लेकिन जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है वो मोस्टली आपका सेकंड ही यूज किया जाता है, पहली चीज। और कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा उसकी उसका फीचर ही यही होगा कि वो किसको रिकॉग्नाइज करेगा भैया, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। याद आया, जो इधर से भी सेम हो उधर से भी सेम हो। जैसे आपका मैडम वर्ड आप लिखते हैं, तो अब इसमें आपको क्या करना है, 5 to 3 आपको सीक्वेंस दिए गए हैं, मिला लीजिए कौन सा आपको ऐसा मिलेगा जो 3 to 5 भी आपका वैसा ही होगा। तो अगर मैं थर्ड ऑप्शन में जाऊं तो ये मेरा सही बैठेगा। जैसा कि अगर आप ए के सामने टी जोड़ते जाइए, टी टी टी, ए, फिर टी टी टी, ए, तो इस तरीके से जो आपका सीक्वेंस निकल कर आएगा, ये आपका पर्टिकुलर सीक्वेंस जो होगा वो आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस पे कमांड बनाइए ताकि आप जल्दी से विद इन सेकंड, हालांकि ये तो मैंने अभी देख रखा था, बट फिर भी इतनी स्पीड बनाइए कि आपको 4 ऑप्शंस में ट्रेस करने में ज्यादा टाइम ना लगे। और ऑब्वियस सी बात है, इतनी कॉम्प्लीमेंट्री आपको समझ में आ जाएगी कि मुझे वहां पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां तक कहानी हो गई। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, मैंने भी केवल लगा दिया है, अभी मैं आपको रटा देता हूं। बाकी आईसीएमआर आने वाला है तो इसके रिगार्डिंग भी आपको पोल्यूशन चैप्टर का भी मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी हार्मफुल गैसेस होती हैं जिसमें आपका SO2 आता है, रिमूव किया जा सकता है इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट यूजिंग। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके SO2 को रिमूव करने के लिए एक आपका स्क्रबर लगा होता है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो अभी आपको केवल इतना याद रखना है, S से SO2 होता है और S से स्क्रबर होता है। तो बस इतना याद कर लो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको आगे आपको रटवा, मतलब इसका कॉन्सेप्ट जो है जब आप पोल्यूशन पढ़ेंगे पूरे स्टेप को, तब वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर पूछा है, वही क्वेश्चन वही चीजें आपको यहाँ भी डेवलप करनी है। कभी भी आप टीएम को हाईएस्ट कैसे पहचानेंगे, जब वहां पे जीसी कंटेंट ज्यादा होगा। जिसमें ये 4 सीक्वेंस दिए गए हैं, ये आपका होमवर्क है, इसमें देख लीजिएगा किसमें आपको जीसी कंटेंट ज्यादा देखने को मिल रहा है, उसकी मेल्टिंग टेम्परेचर आपकी ज्यादा होगी। फिर आपका इम्यून का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी यूज की जाती है इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा ऑप्शन इन्होंने डिजाइन किया है। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के लिए आपकी आईजीजी एंटीबॉडी की आवश्यकता होती है, बट वहां पे मैंने आपको पढ़ाया है कि मेजर आपकी आईजीजी होती है, लेकिन दूसरी जो एंटीबॉडी आपकी रोल प्ले करती है वो आपकी आईजीएम होती है। तो यहाँ पे मुझे आईजीएम देखने को मिल रहा है, तो बढ़िया क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने जो आप नॉर्मली आप पढ़ते हैं वो एंटीबॉडी का नाम इन्होंने नहीं दिया है, आईजीजी का नाम नहीं दिया है, बट फिर भी आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आईजीएम यहाँ पे आप ट्रेस कर सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर का क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसमें पर्टिकुलर सीरोटोनिन को लेके मतलब कंट्रोवर्सी है कि वो आपका इनिबिटरी है कि एक्साइटेटरी है। 2 बुक का रेफरेंस लेके मैंने आपको दिखाया भी था, बट यहाँ पे इन्होंने एक चीज क्लियर किया है जो निकल कर आई है
कि कह रहे हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर या तो वो एक्साइटेटरी होंगे या इनिबिटरी होंगे। बिल्कुल सही बात। डिपेंड करता है कि वेयर दे आर रिलीज, कहां पे रिलीज हो रहे हैं, कौन सा उनका रिसेप्टर है, कौन सा आयनिक कंडीशन है। बिल्कुल सही बात है, ये लाइन को भी याद रखिएगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम इसी लाइन से ही क्वेश्चन आपका फ्रेम कर दिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो आपसे कह रहा है कि कौन से आपके एक्साइटेटरी हैं। बेसिकली अगर मैं बात करता हूं, अगर मुझे एक्साइटेटरी और इनिबिटरी का चार्ट याद करना हो, तो इनिबिटरी में जो आता है आपका मेजर एग्जांपल जो आता है वो आपका गाबा आता है। तो गाबा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मुझसे एक्साइटेटरी पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और एक जो मेरा आपका एक्साइटेटरी की तरफ अगर मैं जाता हूं या इनिबिटरी में मैं अगर जाता हूं, तो मुझे दूसरा जो देखने को मिलता है वो मेरा ग्लाइसिन होता है। समझ में आई? एक्साइटेटरी में मेरा एस्टिल कोलिन होता है। समझ रहे भाई? एस्टिल कोलिन होता है, एड्रेनालिन होते हैं, नॉर एड्रेनालिन होते हैं। ठीक है। इसके अलावा मेरा ग्लूटामेट होता है। समझ में आ रही है बात? तो अब ऑप्शंस यहाँ पे देख लीजिए। एस्टिल कोलिन अगर आप जानते थे तो एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे सीरोटोनिन कॉम्बिनेशन में दिया है, जो मैंने आपको ब्रूस एल्बर्ट में दिखाया था कि वहां पे सीरोटोनिन को उन्होंने इनहिबिटरी माना था। ठीक है। बट ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज है और ये ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे। मैंने वहां पे आपको ये बात बोली थी। ठीक है। तो अगर आप देखें भी चालाकी के साथ, तो इस क्वेश्चन का आंसर सीरोटोनिन ने डिसाइड कर रहा है। आप एस्टिल कोलिन और ग्लूटामेट जाएंगे, बट एक ऑप्शन में सीरोटोनिन रख दिया है, तो आपको ऑब्वियसली बात है आपको वही चूज करना है। बट फिर भी याद रखिएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, गैट बी के क्वेश्चन में, एनटीए ने जो यहाँ पे आपका सीरोटोनिन है उसको एज ए एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कंसीडर किया है। तो ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगले एग्जाम के लिए याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ता हूं, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कहीं पर भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाइपर सेंसिटिविटी कई तरीके की होती है, टाइप 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इम्यून इम्यून का जो मैंने मेगा रिवीजन कराया था वहां से क्वेश्चंस आपके बने हैं। तो टाइप 1 जो होता है ये आपका बेसिकली एलर्जी रिस्पांस के लिए होता है, और एलर्जी के लिए आपका आईजीई होता है। फिर आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन इन द नॉर्मल एडल्ट। अब आप कहेंगे सर यार ये कैसे याद करूं कि कौन सा सबसे ज्यादा है कौन सा सबसे कम है। तो अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो किए होंगे तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, गम दे। ठीक है। लिख लीजिए गम दे। अब इसको लगाते जाइए, तो यानी कि इसमें इस तरीके का सिंबल लगा लीजिए। तो सबसे ज्यादा आपका आईजीजी होता है, जो आपका 70 से 75% के अप्रॉक्स होता है। फिर आईजीए होता है, फिर यम होता है, फिर डी होता है, फिर ई होता है। तो अब ऑप्शन में ट्रेस कर लो, सबसे कम क्या होगा आपका आईजीई होगा। फिर आपसे पूछ रहा है बीसीजी वैक्सीन कैसा वैक्सीन है, तो ये आपका लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है। बाकी याद रखिएगा ये किस डिजीज के लिए लगाते हैं, ये आपका होमवर्क है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा अभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आईसीएमआर में ऐसा क्वेश्चन डिजाइन हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट मैक्सिमम मोबाइलिटी इन द एगारोस जेल। यानी कि अगर आप एगारोस जेल चला रहे हैं तो किसमें सबसे ज्यादा मोबाइलिटी देखने को मिलेगी। तो सिंपल सी कहानी है, जो आपकी सुपर क्वाइल्ड प्लाज्मिड डीएनए होता है उसमें सबसे ज्यादा आपको मोबाइलिटी देखने को मिलेगी। बाकी एक आपका चार्ट मिल जाएगा पाथफाइंडर की बुक में कि कौन सा क्या सीक्वेंस होता है, उसको याद कर लीजिएगा। बाकी अगर आप इसको समझना चाहें बहुत ही देसी भाषा में, तो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपको बस पे चढ़ना है या कहीं पर मूवमेंट करना है, तो सपोज अगर आप अपने हाथ को फैला कर चलेंगे तो कैसे चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे ना। लेकिन अगर अपने आप को बहुत ही कॉम्पैक्ट कर लेंगे, अपने आप को बहुत सिकुड़ जाएंगे और बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो वहां पे आप कैसे होंगे? आप निकल जाएंगे ना। मान लीजिए कि किसी जगह पे ऑलरेडी बहुत भीड़ है, अब आपको यहाँ पे निकलना है, तो अपना भैया कैसे निकल के जाओगे? मान लो आपके पास एक सामान भी है, आपके पास एक अपना झोला है। ठीक है। ठीक है, सॉरी झोला लिख गया, सॉरी। झोला है आपके पास। ठीक है। तो उसको अपने सर के ऊपर रखोगे। ठीक है, यही तो करोगे। अगर उसको झोले को आज अपने दोनों हाथों में पकड़ लोगे तो निकलने में तुम्हें दिक्कत होगी। लेकिन अगर अपने सर पे रख लिया या अपने पीठ पे टांग लिया, तो क्या होगा कि आप उसको आसानी के साथ निकल जाओगे। तो वही कहानी होती है कि जब आपका प्लाज्मिड डीएनए या कोई भी डीएनए जब अपने बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है, तो वो बहुत ही आसानी के साथ मूव कर सकता है। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका सुपर क्वाइड बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो यहां तक कहानी आपकी क्लियर हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज जनरली यूज इन द प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा यूज किया जाता है। तो ये आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पे होता है, ये मेरे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। द प्योरिटी ऑफ ए प्लाज्मिड डीएनए प्रिपरेशन इज डिटरमाइंड बाई आपका 260/280 रेशियो हम देखते हैं। तो अगर आपको प्योर डीएनए चाहिए तो उसका रेशियो क्या होना चाहिए, तो इसको याद रखिएगा। ये 3-4 वैल्यू होती है, एक 1.6 होता है, एक 1.8 होता है, एक 2 होता है। तो आरएनए के लिए जो वैल्यू, अगर आपका प्योर आरएनए है तो उसकी वैल्यू 2 के करीब आनी चाहिए। अगर आपका डीएनए है तो उसकी वैल्यू आपकी 1.8 आनी चाहिए। और 1.6 अगर आपकी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब होता है कि आपके जो
सैंपल आइसोलेट किया है, उसमें प्रोटीन का कंटामिनेशन है, समझ रहे हैं? तो अब आप देख लीजिए, अगर आपको डीएनए देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्लोज टू द 2 यानी कि 2 के करीब होना चाहिए, यानी कि 1.8। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम आपसे ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी एक ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने लगा दिया है, हाउ मच प्रोटीन विल यू नीड टू मेक 100 माइक्रोलीटर ऑफ 15 माइक्रोमोलर सोल्यूशन, आपका दिया गया है 95 केडीए का। तो इसको, ये आपका होमवर्क है, इसको प्रयास करिएगा, लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आपका जेन्युइन कैलकुलेशन से आपका निकल आएगा, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपके और रह गए मैचिंग से, तो मतलब इम्यूनोलॉजी तो आपकी बहुत आती है, समझ रहे ना, गैट बी, डीबीटी, आईसीएमआर, और वहीं से क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है आईजीएम, जो कि आपका पेंटामर होता है, सीधे मिला दीजिए, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करता है, लिखा हुआ है ए का फोर्थ ऑप्शन, दो ऑप्शंस में देखने को मिलना है, कैंसिल हो गया। आईजीई जो होता है ये आपका एलर्जी रिस्पॉन्स यानी मास्ट सेल्स के लिए हो जाएगा, डी का पहला, यानी कि मेरे को इस ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है, यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी शायद यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस में दिया गया है। ठीक है, एक सेकेंड, अगर मैं देख लूं यहाँ पे, ए का फोर्थ हो गया, डी का पहला हो गया, तो ये आपके दोनों ही ऑप्शंस में दिया गया है, मुझे डी और ए में देखना है। तो ए जो होता है ये आपके मोनोमर या डाइमर या ट्राइमर के फॉर्म में हो सकता है, जितने भी आपके सिक्रीटरी कंपोनेंट में होता है वहां पे आईजीए होता है, बताया था ना, आईजीए आपके सलाइवा में होगा, कहाँ कहाँ होगा फिर से समझ लो, सलाइवा में होगा, टीयर में होगा, और कहाँ होगा, वेजाइनल फ्लूइड में होगा। ये इतनी बातें तो आपको याद ही रखनी है। ठीक है, तो ये 3 लोकेशन आपको याद रखना है। ठीक है, तो वहां पे जितने भी आपके सिक्रीटरी कंपोनेंट होंगे वहां पे आईजीए होगा, तो यानी कि बी का मैं किससे लगा दूंगा, मैं थर्ड ऑप्शन लगा दूंगा। तो मुझे कहीं दिख रहा है, ये फोर्थ वाले में मुझे रखा मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका इक्विलिब्रियम सेडिमेंटेशन एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि मेसेल्सन और स्टेहल ने किया था 1957 में। तो इन्होंने क्या बताया, तो इस एक्सपेरिमेंट से मुझे ये पता चला था कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो आपका सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद हेपेटाइटिस बी जो है ये आपका डीएनए वायरस है, ये पहली बात आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने कल बताया। हेपेटाइटिस आपका कई तरीके का होता है, ए बी सी डी ई, याद आया। लेकिन सारे जो होते हैं वो आपके आरएनए कंटेनिंग होते हैं, लेकिन बी जो होता है ये आपका डीएनए वायरस होता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है, हेपेटाइटिस जो होता है, एक और बात याद रखिएगा, ये आपका एसटीडी में आता है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है। ट्रिपल एच मैंने आपको बताया था, 3 आपकी डिजीज हैं जिनको आप, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिनको आप क्योर नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर आपको हो गई है तो उनको थोड़ा सुधारना मुश्किल होता है। उसमें 3 एच में आपका, एक आपका हेपेटाइटिस बी आता है, एक आपका एचआईवी आता है, और एक आपका जेनाइटल हर्प्स आता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये बेसिकली क्या होता है, हेपेटाइटिस बी जो होता है ये आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, तो यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का दूसरा नाम क्या होगा, बताइए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का दूसरा नाम का मतलब क्या है, आपने डीएनए से आरएनए बनाया, आपने आरएनए से प्रोटीन बनाया, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, आरएनए से डीएनए बनाएगा। तो यानी कि मैं इसका नामकरण करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, आरएनए डिपेंडेंट, मतलब आरएनए को अपना टेम्पलेट माना और डीएनए की सिंथेसिस किया, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यहां पे रखा हुआ मिल गया मुझे। फिर अगर मैं पूछता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कि आप किस स्टेज में आपको एचआईवी इन्फेक्शन हो गया है, तो आप कब आपको सिम्टम देखने को मिलेगा यूजुअली। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मतलब समझ सकते हैं ना, अगर आपको मैंने रटाया भी है, बताया भी है कि एड्स, या उसको हम एचआईवी वायरस बोलते हैं, बेसिकली यहाँ पे आपकी हेल्पर टी सेल्स की पॉपुलेशन जो होती है वो आपकी कम हो जाती है, और हेल्पर टी सेल्स जो होती हैं वो मेरी CD4 पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो यानी कि इनकी पॉपुलेशन जब भी कम होगी तभी मेरा क्या होगा, सिम्टम आएगा। तो यानी कि व्हेन एचआईवी डैमेजेस अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, जब तक आपकी खत्म होने के कगार पे आएंगी तभी आपको सिम्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जब इन्फेक्टेड रिट्रोवायरस इंटर करेगा, भाई इंटर करेगा, पहले तो वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाए, इस कंडीशन में नहीं मिलेगा। यानी कि जब आपका वायरल डीएनए बनने लगा, वो तो पहले अपने बना को मेच्योर कर रहा है ना, वो तो अपनी कहानी कर रहा है, लेकिन जब भी उसने आपके इम्यून सेल्स को प्रभावित करना शुरू कर दिया, अगर आपकी हेल्पर टी सेल्स को उसने खत्म करना शुरू कर दिया, तभी आपको सिम्टम दिखेगा, या तभी आप ज्यादा ही मतलब सीवियर कंडीशन में आप आ जाओगे। समझ में आ रही है बात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड कंट्रीब्यूट टू द सल्फर कंटेनिंग, जो प्रोटीन्स में से सल्फर कंटेंट होते हैं, तो आपके 2-3 अमाइनो एसिड है, इसका आपका मेथ्योनिन आंसर बनेगा। बाकी दूसरा जो होता है वो आपका सिस्टीन होता है, तो ये याद रखिएगा, मेथ्योनिन सिस्टीन ये आपके सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है।
बाकी एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को हम क्या कहेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ट्राई हाइड्रोक्सी यानी कि हाइड्रोक्सी का मतलब ऑल, OH। तो OH क्या हो गया? ऑल हो गया, यानी कि ये क्या बना सकते हैं? ग्लिसरॉल। तो यानी कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन जो है वो ग्लिसरॉल का कॉमन नेम है। तो यहां तक कहानी हमारी क्लियर हो गई। अब कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे पूछा है रेस्पिरेटरी क्विटेंट, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, नहीं कह सकते कि नहीं पढ़ाया। आरक्यू जो होता है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। अब बच्चे यहाँ पे पहली बात तो आरक्यू पढ़ा भी होगा तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़े होंगे आधी जनता, पढ़ा होगा तब यहाँ पे पूछ लिया कि पायरुविक एसिड का पूछ लिया। पायरुविक एसिड हम तो जानते ही नहीं है सर, तो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड ये सब पढ़ाए थे, ऐसा नहीं है भैया, इसको समझिए। पहली बात, आरक्यू वैल्यू जब आप रेस्पिरेशन पढ़ते हैं वहां पे देखते हैं कि CO2 और ऑक्सीजन का रेशियो होता है। तो सबसे पहले जो ये वैल्यू होती है, ये आपकी कार्बोहाइड्रेट के लिए जो आरक्यू वैल्यू होती है वो 1 होती है। इनफाइनाइट जो होती है, जब आपकी फर्मेंटेशन रिएक्शन होती है तो ये वैल्यू आपकी इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इसको लर्न कर लीजिएगा। फैट होता है और एक आपका प्रोटीन होता है, तो इनकी भी वैल्यू आपकी 0.9 या 7 इसी के आसपास इन दोनों की होती है। लेकिन जो आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, याद रखिएगा, ऑर्गेनिक एसिड जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो आपके मोर देन 1 होता है। पहली पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मोर देन 1 का मतलब, अब ये जो आपका पायरुविक एसिड है ये आपका तरीके का ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, अब जब ये ऑर्गेनिक एसिड है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1.2 होगी। बस समझ में आ गई। अब 1 वैल्यू किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की होती है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल फॉर प्राइमर फॉर PCR? अगर मुझे प्राइमर बनाना है तो कौन सा ऐसा फीचर जो है मुझे बहुत ही आवश्यक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, अगर प्राइमर मुझे बनाना है तो उसमें हेयर पिन नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कह रहे हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर सजा है हेयर पिन। ठीक है, तो हेयर पिन तो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शुड बी ऑलवेज बी मोर देन 50 न्यूक्लियोटाइड, नहीं भैया, जो हमारा प्राइमर होना चाहिए वो 20 न्यूक्लियोटाइड से कम का होना चाहिए। ये आपका फीचर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 20 न्यूक्लियोटाइड के आसपास होना चाहिए। सीक्वेंस विद स्ट्रेचेस ऑफ आइडेंटिकल सिंगल न्यूक्लियोटाइड, नहीं भैया, आइडेंटिकल भी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पे मुझे चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? मिनिमल कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन द रिवर्स एंड फॉरवर्ड प्राइमर, यानी कि जो आपके रिवर्स और फॉरवर्ड प्राइमर है उनमें कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंट्री होंगी तो क्या हो जाएंगे? वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसी वजह से कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होनी चाहिए जो आपके फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर होते हैं। समझ में आ रही है बात? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ऑफ दीज वायरसेस मेक यूज ऑफ RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? तो ये आपका HIV होता है, ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस कर रखा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल टेक्निक डज नॉट यूज एंटीबॉडी? कौन सी ऐसी टेक्निक है जो एंटीबॉडी का यूज नहीं करती है? तो आप एलाइजा में यूज करते हैं, वेस्टर्न में करते हैं, इम्यूनो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में करते हैं, लेकिन आप आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग में आप नहीं करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद डोमेन मोटिफ पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट 3 डायमेंशनल यूनिट एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर फंक्शनल रोल? तो ये आपका डोमेन होता है जो कि आपका 3 डायमेंशनल इंडिपेंडेंट यूनिट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद वैक्सीनेशन इन द लीस्ट लास्ट सेंचुरी हैड रिजल्टेड इन द 100% रिडक्शन इन द एक्टिव केसेस अक्रॉस द ग्लोब। तो यानी कि बहुत ही घुमा के उन्होंने पूछा है, सिंपल भी पूछ सकते थे कि कौन सी ऐसी डिजीज है जिसको इरेडिकेट कर दिया गया है, इरेडिकेट कर दिया गया है वर्ल्ड से। तो याद रखिएगा, विश्व से जो डिजीज को इरेडिकेट कर दिया गया है वो आपका स्मॉल पॉक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ICMR में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द ईच टर्न इन द हेलाइकल स्ट्रैंड ऑफ द DNA 34 एंगस्ट्रॉम। बहुत ही आसान क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनवेलप्ड वायरस? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा। डेंगू वायरस जो होता है ये आपका इनवेलप्ड वायरस होता है, बाकी वायरसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डेल्टा जी डेल्टा एस जो आपने बेसिक पढ़ा है उसी से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एंजाइम्स के रिगार्डिंग, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फॉर द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन डेल्टा जी कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम? तो ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा जी के रिगार्डिंग आपको पूछना है। और जब हम डेल्टा जी पढ़ते थे तो कोई भी रिएक्शन जो आपकी स्पॉन्टेनियस होती है उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। तो ये बात आपकी ट्रू है, तो पहले ही ऑप्शन में ये वैल्यू जो है वो मुझे मिल गया। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको मैंने पढ़ाया था, याद करिए, डेल्टा जी जो होना चाहिए वो किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए निगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा एस जो आपकी एंट्रोपी होती है वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। यही दो कॉन्सेप्ट था, लगा लीजिए, आंसर मिल जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द इंटायर बायोस्फीयर? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जो आपका रुबिस्को एंजाइम होता है ये आपका मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, जो कोलेजन होता है ये आपका मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है, लेकिन ये जो होता है ये आपका एनिमल वर्ल्ड में होता है। तो ये दो डिफरेंट
आपके स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे मैंने आपको लगा दिया है, कोलेजन जो है वो आपका मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का मेन कंपोनेंट होता है। और रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको हम प्यार से रुबिस्को कहते हैं, ये आपका मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक अब हमने गैट बी के क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, 2 लेक्चर्स में हमने इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया। आईसीएमआर का जो पहला कदम था वो हमने बढ़ा दिया है। अब इसके रिगार्डिंग जो आपको वीडियोस मिलेंगे वो आपको आईसीएमआर जेआरएफ 2023 के रिगार्डिंग जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे कराने हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको कराने हैं, ताकि आप वहां पे अच्छे तरीके से नंबर गेन कर सकें। और बायोलॉजी जो है वो आपका रिवीजन का खेल है, तो पढ़ते रहिए, पुराने वीडियोस भी जरूर देखते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ देख के पारंगत हो गए, ठीक है, क्योंकि हर दिन इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। तो वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है, जो नए बच्चे जुड़े हैं और जो पुराने भी जुड़े हैं, ठीक है, जिनके नंबर थोड़े ऊंचे नीचे हुए हैं, तो यानी कि आप में कुछ कमियां रही हैं, इस बात को भी एक्सेप्ट करिए। तो यानी कि जो आपके पुराने वीडियोस हैं, डीबीटी जेआरएफ 2023 का प्लेलिस्ट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बॉटनी है, और इवन मैं तो कहूंगा कि एक एक वीडियो इस चैनल का देख लीजिए। बहुत डेफिनेटली कोई भी वीडियो मैं यहाँ पे फर्जी अपलोड नहीं किया हूँ, ठीक है। और कितने क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं वो आपके सामने है। तो अगर आप बेटर करना चाहते हैं तो वापस से एक बार पूरे प्लेलिस्ट को देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे देखेंगे तो आपको समस्याएं आएंगी कि यार थोड़ा सा पहले देख लेते, या समझ में नहीं आ रहा है, या कंटेंट अच्छा है लेकिन मेरे पास समय नहीं है। तो इन परिस्थितियों से बचिए और अपना काम अच्छे से करिए। पर्टिकुलर इस वीडियो में कोई चीजें नहीं समझ में आई हैं तो उसको हमारे लक्ष्य जेआरएफ चैनल पे पोस्ट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।